Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is chapter number 2, Structure of Atom, 11th Standards Part 2. I am just going to start. Now here, in part 1 I have already given about the introduction part, right, for that one. Now here I would like to just part next determination of the charge on electron. The charge on electron was measured by R.A. Millikan in 1909 by oil drop method. जैसे पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि भाई जो एटम्स है उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे हमने कैथोड रेज का देखा, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब इसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर क्या चार्ज है, मतलब वो निगेटिवली चार्ज है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक खास ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट था जो R.A. मिलिकन ने किया और उससे हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। तो क्या है भाई इस एपरेटस में, उसकी भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। मोस्टली अगर यहाँ पे आप उसका देखो तो इस तरह का था उसका एक एपरेटस, राइट। दो यहाँ पे प्लेट है आपकी दी हुई, बराबर है। एक ऊपर की पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज दिया है आपको। यहाँ पे एक टेलीस्कोप है, यहाँ पे उन्होंने एक सोर्स दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। यहाँ पे एक स्मॉल होल है प्लेट का, यहाँ पे एक्सरे को भेजा जाता है और यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप्स दिख रहा है आपको। इसी में मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। अब ये क्या है एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट, हम उसके बारे में बात करते हैं। Now, in his apparatus, two metal plates were taken and could be electrically charged. Naturally, by two plates are they have taken. This is one plate and the second one, and both plates are highly electrically charged. ऊपर positive और नीचे negative दिया है. Now, in upper plate, you find that there is a hole also. Now, a small, you can say that small drops of oil, you find that in the form of mist are formed by the spray. यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे जो एक दिया है, यहाँ पे एक स्पून, एक सोर्स दिया है यहाँ पे, जहाँ से वो इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट ऑफ स्प्रे के फॉर्म में ऑयल यहाँ पे डाले जाएंगे। मीन्स हियर इज अ सोर्स ऑफ ऑयल, बट दिस ऑयल यू फाइंड दैट इट इज अलाउ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट आर फॉर्म बाय द स्प्रे से एक तरह से वहाँ से ऑयल वहाँ पे निकलता है एंड अलाउड टू फॉल इन बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। मीन्स इट इज़ वन सोर्स ऑफ द ऑयल। ये सोर्स है ऑयल का, जहाँ से ऑयल का एक दिस ऑयल आर जस्ट फाइंड, यू कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट के फॉर्म में वहाँ से स्प्रे किया जाता है, बराबर है। और वो दो मेटल प्लेट के बीच में आके गिरता है। These observations is done. अब ये जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ होना चाहिए, तो वहाँ पे टेलीस्कोप है इक्वाइड विद द माइक्रोमीटर आई पीस। इक्वाइड मीन्स यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई चलो दो प्लेट्स लिए हैं, दे आर हाईली वोल्टेज, इलेक्ट्रिकली वोल्टेज, एंड हियर इज अ वन स्प्रे बाय, दिस इज वन सोर्स ऑफ द ऑयल्स, right, and these oils are just in the form of the spray, they are just fall down between these metal plates. But at the same time, these all things we have to be observed, scientists are observing with the help of telescope, and this telescope have an eyepiece जो होगा वो आपका जो होगा वो they have given that माइक्रोमीटर वाला, बिल्कुल फाइन तरीके से माइक्रोमीटर वाला आई पीस के साथ जो टेलीस्कोप है उससे सब चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हियर, द ऑयल ड्रॉप फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड they have given that irradiated with the X-ray between the plates. Now what happened when the oil drops here from the sprays are coming down because of the gravitational force, it is just fall down, right, and at the same time when the oil drops is just coming in between these one plates, here is a X-ray, they are just
to produce charge on the oil drops. Here is a one, you can say that X-rays are sent, मतलब इन दोनों मेटल के प्लेस में एक्सरे का भी एक यहाँ पे बाहर से आउटर से एक्सरे उनके बीच में भेजे जा रहे हैं. और ये जो एक्सरे होता है, एक्सरे अब इस यहाँ पे ऑयल ड्रॉप के ऊपर भी आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस, ए एक्सरे की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सम इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द सम मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, एंड फ्रॉम some electrons were caught by the oil drops and become charged. अब यहाँ पे जब एक्सरे बाहर से यहाँ से निकल रहा है, तो अब वहाँ पे दो मेटल प्लेट्स के बीच में एयर मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो वो एक्सरे की वजह से आपको पता ही है कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑयल ड्रॉप्स भी उसमें से उसको ले लेंगी, एंड दिस बिकम्स चार्ज हो जाएगा, और वो ऑयल ड्रॉप जो है आपका चार्ज हो जाएगा, एंड इट इज़ बिकम निगेटिवली चार्ज होगा, राइट. एंड दिस बिकम निगेटिवली चार्ज, एंड यू फाइंड दैट इज मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, बट बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑयल ड्रॉप रिमेन स्टेशनरी. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दी उन्होंने कि देख लीजिए, यहाँ पे ऑयल ड्रॉप यहाँ से स्प्रे से निकला, अब इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है हाईली स्ट्रांगली, राइट. अब जब निकलेगा तब यहाँ से और एक दिया होल, वहाँ से एक्सरे भी भेजे जा रहे हैं, तो नेचुरली इसके बीच में जो आपका एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी एक्सरे वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो है ऑयल ड्रॉप्स उसको पकड़ लेगा, और वो ऑयल ड्रॉप जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अब ये निगेटिवली चार्ज नेचुरली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जाने की. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर से बाय एडजस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ऑयल ड्रॉप इज रिमेन स्टेशनरी इन बिटवीन द टू प्लेट. इन दोनों प्लेट में वो स्टेशनरी रह जाता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एडजस्ट किया जाता है इस तरह से कि वो ना इस तरह अट्रैक्ट हो जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर से एडजस्ट करके ऑयल ड्रॉप रिमेन स्टेशनरी इन बिटवीन दिस टू प्लेट्स. नाउ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स and the mass of the droplets, the charge on the droplets was determined. अब जो चार्ज है प्लेट के ऊपर, द अमाउंट ऑफ द चार्ज, प्लेट के ऊपर की जो चार्ज है, एंड जो ड्रॉपलेट का मास है, जो ऑयल ड्रॉप है उसका मास, द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट्स वॉज डिटरमाइंड, एंड द मास ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है from the rate of fall of droplets through air when the plates were uncharged. जब प्लेट को अनचार्ज थे, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब वहाँ से ऑयल ड्रॉप को क्या किया जाता है, कितना रेट ऑफ फॉल है उसका, उसके हिसाब से उसका मास निकाला जाता है. तो दो चीज़ें पहले पता कर ली कि भाई जो चार्ज है प्लेट के ऊपर, वो अमाउंट दैट विल बी टेकन, चार्ज लेंगे, एंड द मास ऑफ द ड्रॉपलेट्स, राइट, और वो ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट का मास, तो हम जो चार्ज है ड्रॉपलेट का निकाल सकते हैं, और ड्रॉपलेट निगेटिवली चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा. तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है, चार्ज इज दैट 1.60 10⁻⁻19 कूलम. कैसे निकाला, तो यहाँ पे देख लो, ये चार्ज है प्लेट्स के ऊपर का, फिर बाद में चार्ज टू मास E/m रेशो है दिया हुआ, राइट, and that one is that 1.76 10⁻11 कूलम पर kg. अब मास हम इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, E/m, और उससे इतना आएगा 9.11 10⁻31. मास भी आपका इलेक्ट्रॉन का निकल जाता है, मीन्स चार्ज भी निकलेगा और मास भी निकल जाता है. दिस इज द वे यू कैन डिटरमाइन द चार्ज. अब आता है नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पे देख लीजिए कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने ये तो देख लिया भाई कि ऑयल ड्रॉप मेथड का क्या था. अब आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या डिस्कवरी है. जैसे एक एटम में अगर वहाँ पे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो नेचुरली उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज भी होगा पार्टिकल्स, क्योंकि एटम खुद इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, राइट. तो गोल्डस्टीन ने क्या किया, इन 1836
डिस्कवर किया इन एडिशन टू कैथोड रेज अ न्यू काइंड ऑफ रेज आर ऑल्सो फाउंड बिहाइंड द कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड दिस वेर ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट कैथोड रेज कॉल्ड एनोड रेज और कैनल रेज। जब कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हो रहा था इन 1836, तब उस 1836 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया कि इन कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रेज वहाँ से ट्रैवल हो रहे थे तभी एक नए तरह के भी रेज वहाँ पे आ रहे थे बिल्कुल कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के पीछे, लेकिन ए रेज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे कैथोड रेज के। इसको नाम दिया उन्होंने एनोड रेज, दूसरा नाम है कैनल रेज। मतलब इसी जैसे बिल्कुल एक कंसेप्ट कि भाई एटम में अगर पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिवली भी होना चाहिए, पॉजिटिवली भी होना चाहिए, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उसी तरह से जब यहाँ पे गैसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया गया और जब उसमें से आप देख रहे थे एक्सरे पास किए गए, तो जब वहाँ पे कैथोड रेज निकल रहे थे तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे रेज भी थे और वो रेज थे एनोड रेज, राइट। तो अब क्या है एनोड रेज का, उसके कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स एंड हैव अ कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, कैसे पता चला, तो उसके जब ट्रैवल कर रहे थे उसके अंदर आप उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा दिया तो उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है बिल्कुल उनके पाथ में आपको गिरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लाइक कैथोड रेज these rays also rotate the wheel placed in their path having heating effect। जब कैथोड रेज में हमने देखा था कि भाई एक व्हील को रखा गया उनके बीच में, तब वो जो व्हील था वो रोटेट होने लगा। तो यहाँ पे भी एनोड रेज का भी ऐसा ही है, जब उनके बीच में एक व्हील को रखा गया दैट विल स्टार्ट टू बी रोटेट, मीन्स दे आर शोइंग द हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो। अब कैथोड रे के जैसा नहीं यहाँ पे उनका E/M रेशो जो है पॉजिटिव रेज का वो डिपेंड होता है ऑन द नेचर ऑफ गैस। हमने कैथोड रेज में देखा कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ गैस इज फिल अप एंड विच टाइप ऑफ मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स आर देयर, उसके ऊपर कोई कैथोड रेज का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एनोड रेज आर डिपेंडिंग अपॉन इट्स E/M रेशो इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस विच यू आर टेकिंग इन दैट वन। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ले रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड होता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देयर इज़ अ वन नीड दैट फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटम। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तभी एक ऐसा लगा कि वहाँ पे और एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का एक पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो एटम के अंदर होना चाहिए, और वो था न्यूट्रॉन। जो इस न्यूट्रल पार्टिकल को डिस्कवर किया चैडविक ने, किस तरह से किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की ऑन अ वेरी थिन शीट ऑफ द बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर बिल्कुल थिन शीट ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग किया, तो वहाँ से जो पार्टिकल्स निकले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन पार्टिकल थे। और इस तरह से यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन का भी एक पार्ट ख़त्म हो गया। अब एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी, याद रखिए, तभी रेडियो एक्टिविटी का भी डिस्कवरी हुआ। बहुत सारे पार्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं आपको सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको JEE नीट इन सब में भी वो काम पे आती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके बेस पे पूछे जाते हैं। आप जब JEE नीट का एग्जामिनेशन का स्टडी करते हो तब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्ज़ाम, आप टेक्स्ट बुक का एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ें आपको उसको पढ़नी है। NCERT बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप अगर उसको डिटेल से ठीक से पढ़ लेते हो तो आपका मैक्सिमम स्टडी वहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे जब कैथोड और एनोड रेज का डिस्कवरी हो रहा था तो कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी ने बताया कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है, क्योंकि तभी उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे, इलेक्ट्रिकली चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब प्रोटॉन निकल रहे, मतलब एटम डिविजिबल है और इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उसको सपोर्ट किया बाय द डिस्कवरी ऑफ that is supported by the radioactivity by the French scientist हेनरी बैकवेल। क्या हुआ कि भाई आपका जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कवरी हुआ, मतलब बाय द कैथोड रेज एंड एनोड रेज, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ढूंढा गया तब एक कंक्लूजन तो होगा कि एटम डिविजिबल है। और इसको सपोर्ट किया कि जब हेनरी बैकवेल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी का स्टडी हो रहा था, और इस फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस चीज़ को भी सपोर्ट किया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का भी स्टडी किया गया और उसमें ये चीज़ प्रूफ हो गई। कैसे, तो देख लेते हम। द सब्सटेंस विच इमिट रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। नेचुरली जो सब्सटेंस रेडियोएक्टिव, जो रेडिएशन बाहर इमिट करते हैं, उन्हें हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। यूरेनियम, रेडियम, ये सब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस रेडिएशंस वाज स्टडी बाय प्लेसिंग अ स्मॉल सैंपल यूरेनियम इन अ लीड ब्लॉक कैविटी। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस रेडिएशन पे कैसे होता है, उसका स्टडी किया जा रहा था और उसके लिए एक खास एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक लीड का एक ब्लॉक लिया गया और उसकी कैविटी के अंदर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा गया, यूरेनियम को रखा गया। रखने के बाद क्या हुआ, जो इफेक्ट था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, उसको उसके ऊपर स्टडी किया जा रहा था। द रेडिएशंस, they have find that the radiations coming out from the narrow slit were allowed to pass through the strong electric or magnetic field, and the deflection of these rays were recorded on a photographic plate। अब यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया है कि देख लीजिए, यहाँ पे जैसे एक लीड का ब्लॉक लिया है, उसकी कैविटी के अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूरेनियम को रखा गया और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो रेडिएशन बाहर निकल रहे थे, इस रेडिएशन को यहाँ पे उन्होंने एक स्लिट रखी गई जिसमें से वो रेज बाहर निकल रहे थे, और इस यहाँ पे इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, कोई भी दोनों में से इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को रखा गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उनके ऊपर देखा गया और उनको अलाउ किया वॉट एवर द रेडिएशंस आर कमिंग, and they are allowed to be passed through that strongly electrical field, and they find that whatever the deflection of these rays that were recorded on photographic plate। अब जब ये रेडिएशंस को पास किया गया स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उस रेडिएशन के डिफ्लेक्शन का इफेक्ट देखा। तो क्या हुआ भाई, इफेक्ट क्या था उसमें? द रेडिएशंस वेयर फाउंड टू बी स्प्लिट इनटू 3 पार्ट। जो रेडिएशन थे यूरेनियम में से निकले हुए, वो 3 पार्ट में उसके स्प्लिटिंग हुई। पहला था अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा रेज थे वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, एंड दीज आर कॉल्ड अल्फा रेज। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज हेलियम पार्टिकल्स। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ऊपर का नेगेटिव और नीचे वाला आपका पॉजिटिव। जब ये रेडिएशन यहाँ से निकले तो उसके 3 पार्ट हुए। कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड्स दैट नेगेटिवली चार्ज प्लेट, कुछ रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और कुछ बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, स्ट्रेट चले गए। जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उनको बोला गया अल्फा रेज, और वो थे आपके क्या थे? दीज आर द हेलियम प्लस, दे हैव गिवन दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज हेलियम +2 पार्टिकल्स।
उसके बाद नेक्स्ट था बीटा रेज द रेज विच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो डिफ्लेक्ट हुए उनको बोला गया बीटा रेज। दे हैव निगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट आर सेम इलेक्ट्रॉन्स, और बीटा रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही थे जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। जबकि गैमा रेज, these rays do not deflected by electric or magnetic field, they are neutral, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चले गए, ना किसी पॉजिटिव की प्लेट की तरफ गए ना निगेटिवली प्लेट, और उनको रिगार्ड किया गया, दे आर रिगार्डेड एज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल He+2, जबकि बीटा रेज जो थे आपके वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ हुए बिकॉज दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। जबकि गैमा रेज बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुए, दे आर गोइंग स्ट्रेट बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरह से हमें रेडिएशन में से भी 3 तरह के मिले पार्टिकल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो ये बताता है एटम इज डिविजिबल। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, and just next part will be published tomorrow.